आपका स्वागत लिया होगा, अलर्ट एंड अवेयर। हमें होशियार भी होना है और सतर्क भी होना है। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी कि जम्मू कश्मीर सरकार ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें साफ तौर पर डिप्टी कमिश्नर, सभी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को यह हिदायत दी गई है कि 31 जनवरी 2023 से पहले पहले जितनी भी स्टेट लैंड है, जितनी भी काचरीज लैंड है, जितनी भी रोशनी लैंड है, रोशनी एक्ट के अंदर जो लैंड आती है, जितनी भी लैंड है इनक्रोचर्स के पास है, जिस पर इलीगल कब्जे हैं, उन सबको रिट्रीव किया जाए। इस पर कल हमने आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी, लेकिन कुछ बातें करनी बहुत जरूरी हो जाती हैं। क्यों हम लोग इन सब चीजों पे चर्चा करना छोड़ दिया है? हम लोगों ने, जाहिर सी बात है, उसका सीधा असर पड़ता है जिस दौर में, जिस समाज में हम रह रहे हैं। इन चीजों का मतलब नहीं रह जाता कि कौन से कानून बनते हैं, कब वो तोड़ दिए जाते हैं, आम आदमी पर उसका क्या असर होता है, इसका किसी को फिक्र नहीं है। फिक्र है हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, धार्मिक मसलों की। वो एकदम से बिक जाता है। लेकिन इन सब चीजों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि रोशनी लैंड, रोशनी स्कैम, रोशनी एक्ट जो है अभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। 70 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन पर फैसला आना बाकी है, लेकिन उसके बावजूद ये रोशनी लैंड को लेकर ये बड़ा सर्कुलर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कैसे निकाला और इनसे कौन लोग इफेक्ट होंगे, ये पूरी बातचीत हम आपके साथ आज साझा करेंगे। मेरे साथ है सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब। शेख साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआती दौर में आप ही ने इस मैटर को उठाया था। अगर मैं रोशनी एक्ट की बात करूं तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये रोशनी एक्ट है क्या और क्यों बनाया गया था? रविंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जम्मू कश्मीर सरकार की असेंबली ने, समझ लीजिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये कानून इसलिए बनाया था क्योंकि सरकार को मालूम था कि लाखों कनाल जो स्टेट लैंड है वो लोगों के कब्ज़े में है और ज़्यादातर असरदार लोगों के पास है। तो इतने मैसिव लेवल के ऊपर रिट्रीव करना तो मुश्किल था। तो अल्टीमेटली सरकार, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है, सरकार ने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो ज़मीन है इसके लिए ये जो कब्ज़े हैं इनको रेगुलराइज करेंगे और वहाँ से जो पैसा आएगा उसको जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस किया जाएगा ताकि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो। तभी इसका नाम रोशनी हम जो हम कहते हैं वो तभी रोशनी डाला गया था। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर की असेंबली ने ये कानून पास किया तो जिसे हम कहते हैं जे.एंड. के स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू ऑक्यूपेंट्स एक्ट, उसके तहत क्लेम्स इनवाइट किए गए लोगों से, जो यहाँ पे काबिज है अपना क्लेम करे, अपना क्लेम सबमिट करे। लोगों ने अपने क्लेम दिए, उसमें अलग अलग कैटेगरीज फिक्स की गई। एक रेजिडेंशियल कैटेगरी थी, एक कमर्शियल कैटेगरी थी और एक कैटेगरी थी एग्रीकल्चरल की कैटेगरी। रविंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कानून, सरकार की मंशा ठीक थी, सरकार की नीयत ठीक थी, क्योंकि सरकार को मालूम था कि नो डाउट चंद इसमें बड़े रसूख वाले इन्फ्लुएंशियल लोग भी इसमें हैं जिनके पास बड़े बड़े चंक्स हैं स्टेट लैंड के। लेकिन सरकार को इस चीज़ का एहसास था कि एक ऐसी कैटेगरी है गरीब लोगों की जिसने, किसी ने कोई मकान बनाया 10 मरले पे, 3 मरले पे, 5 मरले पे, क्योंकि आपको पता है गरीब आदमी की ज़्यादा ख्वाहिश होती नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसकी 10 बाय 10 की दुकान है, किसी का चाय का खोखा है। तो सरकार को इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अल्टीमेटली लोगों ने जो पैसे थे वो भी जमा किए और फिर उसके बाद लोगों के इंतकाल भी चढ़े। उसके लिए एक फीस भी ली गई, लोगों से पैसे लिए गए, रेगुलराइजेशन चार्जेस, और उनको रजिस्ट्री दी गई, इंतकाल दिया गया, बाकायदा उनका इंतकाल हुआ, डीसी उनका इंतकाल करता था, तहसीलदार फाइल तैयार करता था और फिर उसके बाद जो डिविजनल कमिश्नर थे वो प्राइस फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन भी थे। मतलब बाकायदा एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम के तहत लोगों को मालिकाना हकूक दिए गए। इन द मीन टाइम क्या होता है रविंदर जी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
जिनकी एक शाखा जम्मू में, जिसे हम अकाउंटेंट जनरल का दफ्तर कहते हैं, उन्होंने जब इसका पूरा ऑडिट किया, उनकी एक रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट ने कहा कि इस रोशनी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी धांधलियाँ हुई हैं। तो वो रिपोर्ट जो थी, उसने वर्चुअली आप ये समझ लीजिए कि चीज़ों को सामने लाया कि भाई जैसे कोई रेजिडेंशियल ज़मीन थी, उसको एग्रीकल्चर शो किया गया, क्योंकि उससे जो एग्रीकल्चर थी वो वर्चुअली आप समझ लीजिए फ्री थी। ठीक है। तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टियाँ थी उनको रेजिडेंशियल शो किया गया। तो जो रेवेन्यू के हुकाम थे, उन्होंने अच्छा खासा माल जो है इस सारे प्रोसेस में कमाया। आपने मुझे बता दिया कि रोशनी एक्ट क्या था और क्यों लाया गया। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। अब क्या सर्कुलर आया है? देखिए, अब सर्कुलर ये आया है, मैं आपको बताऊंगा कि 9 तारीख को कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जो है मिस्टर आई थिंक विजय कुमार बिधूरी, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है कि भाई जो टाइम टू टाइम हमने मीटिंग्स ली हैं, उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये हदायत जारी की है कि 100% जिसे कहते हैं स्टेट लैंड जो है फ्री ऑफ इंक्रोचमेंट की जाए। 100% जो है ज़मीनें जो हैं स्टेट लैंड, काचराई लैंड और रोशनी लैंड, उसको रिट्रीव किया जाए 31 जनवरी 2023 तक। इसका मतलब क्या है कि जो लोग वहाँ बैठे हैं उनको निकाल दिया जाए? जी, इसका मतलब यही है? इसका बिल्कुल यही मतलब है कि जो स्टेट लैंड पे बैठा हुआ है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे उसके ऊपर बिल्डिंग है, चाहे उसके ऊपर मकान है, वो सारी प्रॉपर्टी रिट्रीव करके वहाँ पे सरकार का बोर्ड लगाया जाए कि सरकार ने इस ज़मीन को टेक ओवर कर लिया है। सर, मेरा सवाल है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को हमारी बात समझ आनी चाहिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी लोग जो हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक। उनको हमारी भाषा समझ आ जाए। अब आप मुझे ये बताओ कि जब ये कानून बना था, उस 5 मरले वाले ने, 10 मरले वाले ने, जैसा कि आपने कहा कि ये करना है, उसने किया, उसने फीस जमा कराई, उसके नाम रजिस्ट्री होगी, उसके नाम इंतकाल हो गया, उसने अपनी ज़िंदगी में लोन लिया, जो भी उसके पास सेविंग थी सब उस ज़मीन पे लगा दी, ताकि मेरे बुढ़ापे में मेरे बच्चे या मेरा बुढ़ापा यहाँ निकलेगा, सब कुछ उसने वहाँ लगा दिया। आज आप उसको कह रहे हो खाली कर दो, उसकी गलती क्या है? देखिए, उस शख्स की कोई गलती नहीं है रविंदर जी, आप बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, कानून बनाया जम्मू कश्मीर की सरकार ने, उस कानून के ऊपर फिंगर्स रेस की गई, फिर उसके बाद उस कानून को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जिस याचिका में इस कानून को चैलेंज किया गया, उस याचिका का जवाब तक दायर नहीं किया। आप नालायकी देखिए जम्मू कश्मीर सरकार की कि जिस पिटीशन में इस एक्ट को चैलेंज किया गया, सरकार जो थी, सरकार ने उसको टूथ एंड नेल अपोज करना चाहिए था कि भाई हमने लोगों की वेलफेयर के लिए ये कानून बनाया था, इस कानून की जो है इसको सस्टेन किया जाए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने बिल्कुल भी, जिसे मैं ये कहूँगा, दे मिजरेबली फेल्ड टू डिफेंड इट। और हुआ क्या अल्टीमेटली, इन्होंने जवाब दायर नहीं किया। और मुझे लगता है कि सत्यपाल मलिक जी उस टाइम गवर्नर थे, उन्होंने कहा जी हम इस एक्ट को ही हम वापस ले रहे हैं। जब एक्ट को वापस लिया तो प्रॉस्पेक्टिव लिया, ये मैं आपको समझाऊंगा। प्रॉस्पेक्टिव लिया मीन्स कि तब तक जिन लोगों को एक्ट का फायदा मिल चुका था उन्होंने उसको बरकरार रखा। लेकिन जब 9 अक्टूबर 2020 को खंडपीठ की, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जब जजमेंट आई, जजमेंट ने पूरा एक्ट जो था उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया और साथ में ये भी कहा कि एक्ट के तहत जिन लोगों को मुफाद हुआ है, फ़ायदा हुआ है, उन्होंने वो भी क्लेम्स जो थे उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब रोशनी के तहत जो लोग फ़ायदा भी ले चुके थे वो भी हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, जब ये हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई, हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इस चीज़ को लिखा हुआ है रविंदर जी, जम्मू कश्मीर सरकार को, कि जब भी आपने इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, आपने जब भी इंक्रोचमेंट्स हटानी है, पहले आपने मगरमच्छों को हाथ डालना है। ये उसमें लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 6 है रिजल्ट में, कि लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ स्टेट लैंड शुड बी रिट्रीव्ड। लेकिन अब देखिए हुआ कि अल्टीमेटली जब ये जजमेंट आ गई तो सरकार को इस चीज़ का एहसास हुआ
कि इस जजमेंट से जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो वीक अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनके पास 5 मरले 10 मरले या 1 कनाल जिसके ऊपर जिसका रेजिडेंशियल हाउस है, या जो जिसके पास 5 या 10 कनाल एग्रीकल्चर लैंड है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की रविंदर जी। उस रिव्यू पिटीशन में जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह कहा कि हमें जजमेंट तो जनाब पूरी मंजूर है, लेकिन इस जजमेंट में एक चीज जो है हमें उसमें आपत्ति है, क्योंकि अगर हम इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें गरीब लोग भी अफेक्ट होंगे। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिव्यू में रिटर्न में ये लिखा कि हमें इजाजत दी जाए एक पॉलिसी बनाने के लिए, ताकि वो गरीब लोग जिनके पास सिर्फ एक मकान है, वो लैंडलेस लोग जिनके पास थोड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम उनको सेव करना चाहते हैं, हम उनके कब्जे जो है इसको रेगुलराइज करना चाहते हैं एक नॉमिनल से पैसे लेकर। ये रिव्यू पिटीशन जो है ये अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और इसके अलावा तकरीबन 100 के करीब जो बेनिफिशरीज थे या जो लोग अफेक्टेड हैं, उनकी रिव्यू पिटीशन भी जम्मू कश्मीर की सरकार के जो रिव्यू पिटीशन है उसके साथ ये क्लब्ड है। लेकिन ये सर्कुलर तो फैसला आ गया। बिल्कुल, ये तो फैसला हो गया ना? बिल्कुल फैसला हो गया। आप देखिए रविंदर जी, मैं आपको एक बात साफ कहूंगा, मैटर हाई कोर्ट में सब जुडिस है। हाँ। जब भी कोई चीज कोर्ट में सब जुडिस होती है तो तमाम अथॉरिटीज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, दे कीप देयर हैंड्स ऑफ। सभी लोग कहते हैं कि जनाब मामला कोर्ट में है, हम इसको टच नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी, इसके बाद में आपको एक चीज और बताऊंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो बेनिफिशरीज थे जो अफेक्ट हुए इस जजमेंट से, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशंस दायर की, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो भारतीय सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए, उन्होंने ये चीज कही कि भाई हम कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि हाई कोर्ट से रिव्यू पिटीशनों का फैसला नहीं हो जाता। यही स्टेटमेंट 2-3 दफा हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं डीसी रैना साहब, जब उनसे डिवीजन बेंच ने रिव्यू पिटीशन में पूछा कि आप बताइए प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल कहां पहुंचा, तो रैना साहब ने कहा कि जो पक्ष हमने सुप्रीम कोर्ट में लिया हुआ है हम उसी पे बरकरार हैं, हम चाहते हैं कि पहले रिव्यू पिटीशन का फैसला हो जाए। और बार बार मैं ये कहूंगा आपको रविंदर जी, मुझे बहुत एहतराम है डीसी रैना साहब का, उन्होंने ओपन कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये बात की कि हमें एक पॉलिसी बनाने की इजाजत दी जाए ताकि हम जो गरीब लोग हैं उनकी रेस्क्यू में आ सकें। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये एरिया जो है, जो गवर्नमेंट सोच रही है पॉलिसी में, 1 मरले से लेकर 20 मरले तक, मींस के अप टू 1 कनाल, जिनके पास स्टेट लैंड है, जिसके ऊपर उनका घर है या कोई छोटी मोटी कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, उन्होंने कहा सरकार चाहती है उन लोगों के कब्जे जो हैं रेगुलराइज करने, क्योंकि सरकार जो है गरीबों को एक स्पेशल कंसेशन देना चाहती है, क्योंकि काफी देर से ये लोग इन जमीनों पे बैठे हुए हैं। सर, आपकी बात मुझे समझ आ गई। सबसे पहले जो खासकर हम बात कर रहे हैं रोशनी एक्ट को लेकर, जो रोशनी लैंड पर लोग बैठे हुए हैं, हम उनको इनक्रोचर नहीं कह सकते जी। वो इसलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने आपकी फी भरी है, जो आपने कहा ये फॉर्मेलिटी है कानून के मुताबिक, उनको हम इनक्रोचर नहीं कह सकते। ये तो गलत बात है, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि जो आप ये सारा मुझे सुना रहे हो कि ये लॉ है, ये कानून है, ये हाई कोर्ट में पिटीशन अभी भी पेंडिंग्स हैं, ये सब चल रहा है, तो इस सर्कुलर का बेस क्या है? ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है? देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार का जो तर्क है, उनका ये तर्क है कि भाई जजमेंट तो स्टे हुई नहीं, तो हमारे पास फ्री हैंड है इसको इम्प्लीमेंट करने का। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, देखिए कल को सपोज, अब जब ये मैटर अब फरवरी में इसकी हेयरिंग होनी है 2023 में, इन केस। सर, मैं आपको टोक रहा हूं, आप कह रहे हो कि फरवरी में हेयरिंग होनी है, तो ये टाइमिंग जो हमें दिया गया है, डेडलाइन दी गई है, वो तो 31 जनवरी तो की। ये क्या फिर? मैं रविंदर जी, मैं इसी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर फरवरी में सपोज 10 दिन 15 दिन बहस चलती है, बहस के बाद फैसला तो कुछ भी हो सकता है। अगर जो पहले वाली जजमेंट है, अगर वो सेटिसाइड होगी, रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गए लोगों के, या पूरी जजमेंट सेटिसाइड हो गई बाय द वे, तो पोजीशन कैसे रिस्टोर की जाएगी? आपने जिसका मकान गिरा दिया, जिसकी दुकान आपने गिरा दी, वो पोजीशन आप कैसे रिस्टोर करेंगे?
इसलिए मुझे ये लगता है कि सरकार ने बेसिकली, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि हाई कोर्ट का जो प्रेशर था, हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो मैं आपको पहले बता दिया 9 अक्टूबर 2020 की है। लेकिन रविंदर जी, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर सरकार ने इस किस्म की पॉलिसी बनाई या पॉलिसी डिसीजन लिया कि वी विल गो फॉर रिट्रीवल ऑफ द स्टेट लैंड, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब जजमेंट में ही लिखा है कि दैट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ स्टेट लैंड शुड बी रिट्रीव्ड, तो सरकार ने, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ एक और पिटीशन चल रही है फॉरेस्ट की लैंड की इंक्रोचमेंट हटाने की। फॉरेस्ट 3.5 लाख कनाल फॉरेस्ट लैंड भी जो है अंडर इंक्रोचमेंट है और 62,000 इंक्रोचर्स हैं फॉरेस्ट लैंड के ऊपर। जब हाई कोर्ट को यह पता चला, हाई कोर्ट ने जब ये सारा डाटा मंगवाया, तो हाई कोर्ट ने सबसे पहले जो डायरेक्शन दी कि जो 100 कनाल से ऊपर के जो ऑक्यूपेंट हैं इलीगल, पहले हमें उनका डाटा दीजिए, हम देखें ये कौन से मगरमच्छ हैं जिनके पास 100 कनाल, 200 कनाल, 300 कनाल है। हमारा यही तर्क है कि जब जम्मू कश्मीर सरकार का अपना ये पक्ष हाई कोर्ट में रिटन है, ये कोई जुबानी नहीं है रविंदर जी, जम्मू कश्मीर सरकार का ये रिटन पक्ष है हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में कि वी वांट टू हैव ए मैकेनिज्म, वी वांट टू फ्रेम ए पॉलिसी फॉर रेगुलराइजिंग दीज people having one residential house, absolutely, plus those people who are landless और जो कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं। जब जम्मू कश्मीर सरकार का ये पक्ष है, लेकिन आज आप देखिए, आज तहसील दरहाल में नोटिस जारी हो रहे हैं, सुरन कोर्ट में नोटिस इशू हो रहे हैं, टीम बन गई है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, एसएचओ कंसर्न, वो सब इसको करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हीरानगर से हमें फोन आ रहे हैं, डुडू बसंतगढ़ से हमें फोन आ रहे हैं, मतलब एक पैनिक है लोगों में, एक डर का माहौल है। और आप ये देखिए, डुडू जैसी जगह में जहां भी बर्फ गिर रही है, बनी जैसी जगह में जहां भी स्नोफॉल हो रहा है, जहां पे किसी ने 3 मरले, 5 मरले या 7 मरले मड़वा दक्षिण में, वहां से टेलीफोन आ रहे हैं कि जनाब नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि 5 दिन में, 6 दिन में अगर आपने खाली नहीं किया, गिरा दिए जाएंगे आपके स्ट्रक्चर। तो अभी भी वो लोग हैं जिनके नाम पर रजिस्ट्री है, इंतकाल है रोशनी के तहत। मैं आपको ये चीज कह रहा हूं, ये वो लोग हैं गरीब गुरबा जिनके पास सिर्फ 5 मरले, 7 मरले या 10 मरले, जिनके लिए जम्मू कश्मीर सरकार कहती है कि हम वचनबद्ध हैं, हमने इनके लिए पॉलिसी बनानी है, हमने इनके कब्जे जो है रेगुलराइज करने हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं। और अब देखिए रविंदर जी, अभी हुआ क्या, सिमिलर सर्कमस्टांसिस में जो हल्द्वानी वाला केस है, उत्तराखंड वाला, जिसमें 5,000 फैमिलीज थी, रेलवे कहता था ये हमारी जमीनों पे बैठे हुए हैं, उन्होंने बस्ती बनाई हुई है गैर कानूनी। उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने कहा उत्तराखंड की स्टेट को कि 7 दिन के अंदर डेमोलेशन करो, इनको नोटिस दो 7 दिन का, और पैरामिलिट्री फोर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर ए वेलफेयर स्टेट। जब तक आपके पास, सरकार के पास उनकी आबादकारी, उनकी रिहेबिलिटेशन की कोई स्कीम नहीं है, 5,000 फैमिलीज मीन्स कि 50,000 पीपल, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाउ यू कैन डू इट लाइक दिस, कोई रूल ऑफ लॉ है इस देश में, ये गरीब लोग कहां जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको स्टे कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू शेल्टर की बात की। देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं, हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, जो सबसे, आप मुझे बताइए, जिस शख्स के पास 100 कनाल, 200 कनाल, 500 कनाल स्टेट लैंड है, आई एम नॉट वोटरी फॉर हिम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड, चिल्ले कलान चल रहा है कश्मीर में, डल जो है वो जम गई है, जगह जगह बर्फ है। हमारे जम्मू खिते में आप देख लीजिए, पहाड़ी इलाकों में अभी भी, आज देखिए, आज यहां पे कितनी बारिश हुई है, कहां जाएगा एक गरीब आदमी। सर, इसके साथ जुड़ता एक सवाल और है। शेख शकील साहब ने या रविंदर ने भी एक 15 या 20 मरले का प्लॉट लिया था रोशनी के तहत। आपने कहा कि उसको, आपको ये फ़ी देनी है, आपको रेगुलराइज किया जाएगा। हमने वो किया, हमने रजिस्ट्री ली, हमने इंतकाल लिया। उस इंतकाल और रजिस्ट्री को लेकर हम बैंक में चले गए। हमने कहा कि हमें यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, हमने होम लोन लेना है या कमर्शियल लोन लेना है। बैंक ने देखा ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ही आया, इसके पास रोशनी के तहत लैंड है, इसका रजिस्ट्री भी है, इंतकाल ही है। बैंक ने हमें लोन दे दिया, हमने वो बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसकी हर दिन हर महीने किस्त जा रही है।
आज ये नोटिस सर्व हो जाता है तो मैं और रविंदर और शेख शकील साहब तो किस्त देना बंद कर देंगे, इंस्टॉलमेंट देना बंद कर देंगे कि मुझे तो ज़मीन खाली करनी, ज़मीन तो मेरी है ही नहीं, गवर्नमेंट नोटिस दे दिया। तो ये मॉर्गेज है बैंक के पास, बैंक ने लाखों रुपए लोन दिए हैं मुझे, तो अब मैं बैंक को बोलता हूं तो अपनी मॉर्गेज ले आके, भाई मैं तो निकाला जा रहा हूं वहां पे, तो इसमें जो बैंक का पैसा है वो कैसे रिट्रीव होगा? वो तो वहां तो वो तो लुट गए वो। रविंदर जी, बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन है। मुझे लगता है मेरा सवाल समझाने में कामयाब हुआ हूं मैं। आपका जो सवाल है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, जम्मू छोटा शहर है, यहाँ पे जो रोशनी के तहत जो लैंड्स रेगुलराइज हुई, उनके ऊपर बड़े खूबसूरत लोगों ने होटल्स बनाए हैं, कारों के शोरूम बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है लोन होंगे उस पर, लोन है। आप देखिए ना, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास कार की एजेंसी है या आपने कुछ 60-70 कमरों का उसके ऊपर होटल तैयार कर लिया, डेफिनेटली आपने फाइनेंस लिया बैंक से। मैं तो समझता हूँ उन लोगों की तो कमर ही टूट गई है, जिसे कहते हैं। बैंक की भी कमर टूटी है, उस पार्टी की भी कमर टूटी है। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट रोशनी का ले चुके थे। बेनिफिट जब ये 9 अक्टूबर 2020 की जब ये जजमेंट आई मैडम गीता मित्तल की, उन्होंने तो जो क्लेम्स सेटल हुए थे, बेनिफिट भी मिले थे, उन्होंने उसको भी क्वैश कर दिया। मैं फिर एक बात कहूंगा, ये तमाम नालायकी जो है ये जम्मू कश्मीर सरकार की है, विच फेल टू डिफेंड द केस इफेक्टिवली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं रविंदर जी, इतनी इंपॉर्टेंट पिटीशन जिसमें रोशनी एक्ट को चैलेंज किया गया, उसके ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकी जम्मू कश्मीर की सरकार। और आज वो सरकार कह रही है कि जनाब हम जजमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे, माइनस जो हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं गरीब लोगों के लिए। सरकार का दायित्व बनता था, कानून सरकार ने बनाया था, ये मैं आपको बता दूं, जिसको जम्मू कश्मीर की सरकार डिफेंड नहीं कर पाई। सर एक सवाल यहाँ पे हो रहा है, आपने ये भी कहा कि यहाँ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बहुत बड़ी शार्क हैं, इन्होंने 150 कनाल 200 कनाल जो लैंड है रोशनी के तहत ली है। आपको नहीं लगता कि उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बेसिक हैं, जो समझ आती है ये होना चाहिए? जिस तहसीलदार ने, जिस डिप्टी कमिश्नर ने इसको, उसके सामने जो कागज आए कि 150 कनाल पे उसने साइन कर दिए, उसको इंतकाल कर दिया, उसको रजिस्ट्री कर दी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए कार्रवाई तो स्टार्ट फ्रॉम देयर। देखिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा, टोटल इस पूरे स्कैम में 17 या 20 या 25 FIRs हुई हैं। 2014 में FIR लगनी शुरू हुई हैं, आज हम 22 में हैं, 8 साल हो गए हैं, बड़ी स्नेल पेस पे। पहले तो इन्वेस्टिगेशन जो थी वो हमारी स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, बड़े मज़े से वो चलते थे। अब डिवीज़न बेंच ने ये तमाम FIRs जो हैं ये CBI को ट्रांसफ़र की। अब जब CBI को ट्रांसफ़र की, ये मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड है, ये CBI ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है, उनके स्टैंडिंग काउंसिल ने हाई कोर्ट में कहा हमने 12 चिट्ठियाँ लिखी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, ये हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको साफ बात बताऊंगा, एक दूसरे को शील्ड करने का प्रोग्राम है, ब्यूरोक्रेसी इसमें पूरी इन्वॉल्व है। मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल भी CBI के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और CBI भी जो जिस तरीके की उन्होंने अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उसके बरक्स आम जो गरीब आदमी है उसको तंग किया जा रहा है। शेख साहब, ये जब ये सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 2, जब ये पब्लिक डोमेन में आया, हालांकि ये अपडेट तो हुआ नहीं, मुझे किसी भी साइट पर लोगों तक इतने लार्ज स्केल में पहुंचा नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचा है, आप जैसे लोग जो इसको सामने लाते हैं। ऑनरेबल कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, अगर कोई आदमी, कोई शख्स, कोई इंटेलेक्चुअल इसको चैलेंज करना चाहे, इस पर कार्रवाई करना चाहे, या इस पर अपने आप को बचाना चाहता है कि मैंने सब कुछ ये लीगली किया है, या रेगुलाइज करने में आपने जो स्कीम बताई थी, पॉलिसी बताई थी, उसके तहत चला हूँ, वो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट तो अभी बंद है। देखिए हाई कोर्ट में छुट्टी है, हाई कोर्ट में सिंगल जज अवेलेबल है, वोकेशन जज। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं पब्लिक से जो शेयर करना चाहता हूँ, सिंगल जज कहेगा ये मैटर ऑलरेडी डबल बेंच में है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन डबल बेंच सुन रहा है। वो कहेंगे कि जब ये रोशनी मैटर, ये रिव्यू पिटीशन जब हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के पास है, तो सिंगल जज मुझे लगता है कि बिल्कुल कतराएंगे, वो कहेंगे हम इस मामले को नहीं सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे लगता है वोकेशंस हैं, वहाँ पे भी रुजू किया जा सकता है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, या
किसी को सुप्रीम कोर्ट में जाना यही पड़ेगा। सवाल मेरा था कि आपने एक एग्जांपल दी उत्तराखंड की, जी, वहां पर रिलीफ मिला लोगों बिल्कुल को, लोगों को तो रिलीफ आपको लगता है कि ये एक मैसेज है यहाँ के लोगों को भी, आप वहां जा सकते हैं, वो वहां से शायद कोई राहत मिल जाए? मैं आपको एक चीज कहूंगा रविंदर जी, जितना इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इस इशू में, हाई कोर्ट को सो मोटो भी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए इस सारे मामले की, क्योंकि हमारी स्टेट की जो टोपोग्राफी है, जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, और इस वक्त मैं कहूँगा कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है, क्या 31 जनवरी से पहले आपने सारे मकान गिरा देने हैं गरीब लोगों के? क्या आपने उनके जो कुल्ले हैं, क्या उनकी जो कोई किसी का कोई टी स्टॉल है या किसी की छोटी मोटी रिपेयर शॉप है, क्या आप 31 जनवरी से पहले सब कुछ गिरा देंगे? जबकि आपकी सरकार का पक्ष ये है कि हमने इन लोगों के लिए पॉलिसी बनानी है। तो मैं सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल भी बाधा नहीं है डिवीजन बेंच की जो जजमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन हमारा तर्क ये है, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो आप टॉप से शुरू कीजिए। जो शार्क्स हैं, जो बड़ी मछली है, आप उसको पकड़िए ना, जिन्होंने वाटर बॉडी, जिन्होंने खड्डों के ऊपर 3 स्टार 5 स्टार होटल बनाए हुए हैं, जिन्होंने शॉपिंग आर्केड्स बनाए हुए हैं, बड़े बड़े उनकी एजेंसियां हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की, आप वहां से शुरू कीजिए ना। आप क्यों एक गरीब आदमी के पीछे पड़े? एक आखिरी सवाल शेख साहब, अगर ये जैसे कि कहा गया है सर्कुलर में कि 31 जैन से पहले पहले ये सारा रिट्रीव किया जाएगा, उन सभी लोगों के जो घर हैं उनसे वो लैंड वापस ले ली जाएगी। अब सवाल ये है कि शेख साहब आपके पास भी लैंड है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास भी लैंड है, आपने उसमें जो भी पॉलिसी थी गवर्नमेंट की उसके तहत इंतकाल कराया, रजिस्ट्री ली, उसके ऊपर आपने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उसमें लगा दी। क्या इस जो ये ड्राइव चलने जा रहा है इसमें यह भी कहा गया है कि इसकी गलती कोई नहीं है, इसने सब कुछ जो है लॉ के मुताबिक किया है, तो अब जो इसने इन्वेस्टमेंट इस लैंड पे की हुई है क्या वो भी सरकार वापस देने जा रही है उनको? देखिए, जो तो रेगुलराइजेशन के पैसे हैं, जब पैसे दिए थे, ज़मीन के पैसे दिए थे, जब आप उसे ज़मीन वापस ले रहे हैं तो दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द रिफंड। जब तक आप उसको रिफंड नहीं करते, आप कैसे उसका घर तोड़ेंगे? वो लेकिन कैसे? आपने लैंड के पैसे लिए थे, लेकिन अभी तो वहां पे 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई है। वही तो चीज कह रहा हूँ ना, क्योंकि जब उसको मालिकाना हकूक मिल गए, उसने कंस्ट्रक्शन की, उसने नक्शा पास कराया, हाँ। उसके बाद उसने वहां पे चाहे कोई भी ब्रांडेड कंपनी है उसकी उसने फ्रेंचाइजी ले ली, और उसके बाद फिर उसने बैंक से लोन भी लिया। बैंक ने उसको लोन इसलिए दिया क्योंकि इंतकाल था उसके पास, ठीक है, मालिकाना हकूक थे। लेकिन आज आप ऑल ऑफ ए सडन जिसे कहते हैं, तो ये है कुछ, ये प्रावधान है कि वो जितना भी इन्वेस्टमेंट उस लैंड पे हुआ है वो वापस दिया जाएगा? देखिए, सरकार जो है, सरकार ने जो उसे रेगुलराइजेशन के चार्जेस लिए हैं, सरकार तो वो पैसा देने के लिए, आपको लगता नहीं ये इनजस्टिस है? इनजस्टिस तो है, लेकिन मैंने आपको यही चीज कही कि बदकिस्मती की बात यह है कि सरकार ने जिसे कहते हैं ना वॉक ओवर दे देना, जब हम कोई मैच खेलते हैं ना तो दूसरी टीम आती नहीं, हम उसे कहते हैं वॉक ओवर हो गया, तो ये मुकम्मल वॉक ओवर था स्टेट की तरफ से। स्टेट ने डिफेंड नहीं किया, सरकार ने अपना कानून डिफेंड नहीं किया। ये बड़ा अनहर्ड है रविंदर जी। मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये सारी मुसीबत जो है ये सरकार ने डाली है। शुक्रिया शेख साहब, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। समझने की कोशिश करते हैं कि कानून क्या था, उसके इम्प्लीमेंटेशंस क्या हुए, और इतने लंबे समय के बाद वापस कैसे उस पर यह कार्रवाई होने जा रही है। हम इंक्रोचमेंट के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, वो सारी लैंड वापस लेनी चाहिए। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, लेकिन जिस पॉलिसी को सरकार ने बनाया, सरकार ने कहा कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको ये फॉलो करने हैं, आप मालिक बन जाओगे, उन लोगों ने वो किया। उसके पास, किसी के पास 5 मरले जगह आ गई, वो खुश हो गया, उसने उधार लिया, अपनी बीवी के गहने जो हैं वो गिरवी रखे, बेच दिए, लोन लिया, उस लैंड पर एक घर बना दिया। यहां आज वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहा है। आज अचानक आपने कह दिया जनाब 15-20 दिन के अंदर इसको खाली करना है, वो पॉलिसी हमने क्वैश कर दी। बाकी आप समझ लीजिए। लेकिन जो इंक्रोचमेंट है, जो स्टेट लैंड है, जो भी लैंड सरकार की है, अगर उस पर इलीगल कोई कब्जा करके बैठा है तो उसका सरकार उसको ले सकती है। लेकिन एक तरीका, एक पॉलिसी जो है पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट, सबसे पहले आपको लोगों के बारे में सोचना है जिसकी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। बाकी शेख साहब जैसे लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो इन बातों को, इन मुद्दों को उठाते रहते हैं,
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से परे जाकर, क्योंकि आजकल वो ज़्यादा बिक जाता है, वो ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं बनिस्बत के इस बेसिक राइट्स के। मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहता हूं आपको समझ आ गया होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।